यार एक ना वीडियो मैंने पीछे बनाई थी, ठीक है, जो कि आपको 2021 से पहले मैं कोशिश करूँगा कि 2021 ख़त्म होने से पहले आपको देखने को मिल जाए। वो अभी एडिटिंग फ़ेज़ में है, ठीक है, रिकॉर्ड मैं कर चुका हूँ और अब जो है ना वो तकरीबन नहीं 28 तारीख हो गई है, ठीक है, 28 ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है। और मैं जो है ये वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड्रॉयड वाली, और आईफ़ोन वाली जो है वो मैंने कल रिकॉर्ड की थी कि आईफ़ोन किस लिहाज से बेहतर है एंड्रॉयड से, ठीक है। और मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि अब एंड्रॉयड और आईफोन जो आईओएस हैं वो बिल्कुल ऑन पार आ चुके हुए हैं, ठीक है। एंड्रॉयड भी इतना ही अच्छा है जितना आईओएस है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनकी डिफरेंट हैं। ये मतलब इनकी नीश ही डिफरेंट है। तो कुछ चीज़ें आईओएस जो है वो मुख्तलिफ करता है और अच्छी करता है एंड्रॉयड से, और इसी तरह कुछ चीज़ें जो है वो एंड्रॉयड अच्छी करता है आईफोन से या आईओएस से। तो आज की वीडियो जो है वो इस बारे में होने वाली है कि एंड्रॉयड आईओएस से क्या चीज़ें अच्छी करता है। तो यानी कि ये 2 वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी यूज़ के सिनेरियो कैसा आपका और आपको किस तरह कौन-सा मोबाइल लेना चाहिए, आईफ़ोन लेना चाहिए या एंड्रॉयड लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इक्वली पावरफुल और इक्वली यूज़ेबल हैं। और इन दोनों के अंदर फ़र्क बहुत कम रह गया है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस कैसा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तकरीबन 30 एक ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो एंड्रॉयड बेटर करता है आईफ़ोन से, और पिछली वीडियो में मैंने तकरीबन 30 ही ऐसी चीज़ें बताई थी जो आईफ़ोन बेहतर करता है एंड्रॉयड से। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, तो काइंडली उसको भी जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए और थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद अमेज़िंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा गाइज़, अगर एंड्रॉयड की बात करें ना, तो सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आईओएस आईफ़ोन नहीं कर सकता और एंड्रॉयड बहुत अच्छे तरीके से करता है, वो है कस्टमाइज़ेशन। अब कस्टमाइज़ेशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप इसके अंदर वीडियो वॉलपेपर्स, लाइव वॉलपेपर्स ये रख सकते हैं, जो कि आईफ़ोन के अंदर या आईओएस के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर लाइव वॉलपेपर रखा जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ लॉक स्क्रीन पे, और वो भी उस वक़्त एक्टिव होगा जब आप उसको टच करके रखेंगे या 3D टच करेंगे या हैप्टिक टच करके रखेंगे। अदरवाइज़ वो आपका स्टैटिक वॉलपेपर ही होगा। तो उसके अंदर एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत आउट क्लास किस्म के वॉलपेपर्स हैं। दूसरी चीज़, आप एंड्रॉयड के अंदर बहुत ईज़िली, आईफ़ोन के अंदर मुझे पता है, ठीक है जी, आप आइकन्स चेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो बहुत कम्बरसम स्टेप है, बहुत लंबा स्टेप है, एक-एक आइकन को चेंज करना पड़ता है। नहीं, आप आइकन पैक्स लगा सकते हैं, ठीक है? एंड्रॉयड के अंदर टोटल अपने फ़ोन को जो है ना वो आइकन्स चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा थीम, आप अपने पूरे फ़ोन की लुक एंड फ़ील चेंज कर सकते हैं सिर्फ़ एक अप्लाई पे क्लिक करके, ठीक है? कोई थीम आप ढूँढ लें, आपको पसंद आ गया, अप्लाई पे क्लिक करें और आपका पूरे फ़ोन के आइकन्स भी चेंज, थीम भी चेंज, वॉलपेपर भी चेंज, पूरी एक लुक एंड फ़ील जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो कस्टमाइज़ेशन बहुत अच्छी। फिर जो आइकन की ग्रिड है, ठीक है? आप उसको 5 बाय मतलब एक लाइन रो में 5 आइकन्स रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से उसकी स्क्रीन को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? कम होम स्क्रीन बनाइए, एक ही होम स्क्रीन पे अपने सारे आइकन्स रख लें। आईफ़ोन के अंदर 4 एक रो के अंदर आ सकते हैं ना आइकन्स, ठीक है? चाहे वो बड़ा मोबाइल है, चाहे वो प्रो मैक्स है, चाहे वो प्रो है, चाहे वो मिनी है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको कस्टमाइज़ेशन देखने को मिलती है, ठीक है? होम स्क्रीन की लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। आप नीचे आइकन रखना है, ऊपर खाली छोड़ना है, ऊपर विजेट रखना है, दरमियान में विजेट, कहीं पे भी कुछ भी रख सकते हैं। ये एंड्रॉयड के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एंड्रॉयड के अंदर एक कैमरे के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि वो आईफ़ोन से अच्छी करता है, जिस तरह ज़ूम कैपेबिलिटी, ठीक है? इसके अंदर आपको पेरिस्कोप ज़ूम कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा जो है ना वो काम करता है आईफ़ोन की निस्बत, ठीक है? आईफ़ोन के ज़ूम की निस्बत बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा जिस तरह सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं लेटेस्ट, S21 अल्ट्रा जिस तरह हो गया या S22 अल्ट्रा हो गया, इसके अंदर आपको मून फ़ोटोग्राफ़ी देखने को मिल जाती है। चाँद की बहुत खूबसूरत आप पिक्चर्स इससे ले सकते हैं, जो कि वाक़ई लगता है कि आपने किसी जो है ना वो पेरिस्कोप कैमरे से ली हुई है, ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो एशियन मार्केट, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान वगैरह हो गया या ये वाले रीजन्स हो गए, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है सैमसंग वगैरह का कैमरा, क्योंकि उसके अंदर ना थोड़ी-सी आप मतलब उससे नेचुरल लुकिंग भी तस्वीरें ले सकते हैं और थोड़ी-सी ब्यूटी फ़िल्टर भी लगा के ले सकते हैं, उसकी अपनी स्टॉक कैमरा ऐप से, जो कि आईफ़ोन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी-सी गोरा-चिट्टा आपको करके दिखा देता है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट इसके कैमरे का वो ये है कि आप इसके अंदर अपने मोबाइल के अंदर जी कैम जो है ना मॉड वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी पिक्चर्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाती हैं। इतना हाई लेवल हो जाता है उनका, इतनी अच्छी डायनामिक रेंज और हर चीज़ देखने को मिल जाती है। जो गूगल पिक्सल वालों का कैमरा है ना,
वो आप उसके अंदर डाउनलोड करके उससे तस्वीरें ले सकते हैं। तो उसका जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है ना गूगल वालों की, वो भी साथ इंक्लूड हो जाती है। और सेंसर तो फिर आपके जो फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करूँगा इसके अंदर ज़्यादातर, ठीक है। तो फ्लैगशिप फ़ोन्स के सेंसर को वो एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो कैमरे के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आईफोन के पास नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा आप लोग अपने फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर आप साइड लोड कर सकते हैं ऐप्स को, थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब प्ले स्टोर के अंदर कोई ऐप अवेलेबल नहीं है तो उसकी एपीके डाउनलोड करके ना फाइल, तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आईफोन में पॉसिबल नहीं। और ये बहुत अपर हैंड है एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि इससे ऐसी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं जो कि आईफोन के अंदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस तरह आपने कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, आपको फेसबुक से या कहीं से कोई वीडियो पसंद आ गई है, वो काम आप एंड्रॉयड में कर सकते हैं। किस तरह करते हैं वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। आपने उसके अंदर लाइव टीवी स्ट्रीम करना है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। टोरेंट से कोई चीज़ डाउनलोड करती हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल में कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर, आईफोन में ये चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा, उसके अलावा WEBM जो फॉर्मेट है उसके अंदर आप 2K या 4K के अंदर कोई फुटेज, कोई वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो आपके एंड्रॉयड के अंदर डायरेक्टली शो हो जाती है, जो कि आईफोन के अंदर आपको पीसी या मैकबुक की मदद से ही करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेली लाइफ में, मतलब दिन में आपको 20-20 दफ़ा, 100-100 दफ़ा भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो वाकई ही काउंट करती हैं और एंड्रॉयड को बेटर बनाती हैं आईफोन से। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है, वो है कॉल रिकॉर्डिंग का, जो कि काफ़ी सारे फ़ोन्स में नेटिवली आता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आईफोन के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कॉल रिकॉर्ड करनी है और आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो आप सिर्फ एंड्रॉयड में ही कर सकते हैं। उसके अलावा आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो है ना वो एंड्रॉयड के अंदर देखने को मिल जाती हैं। जिस तरह आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, आपको उसके लिए फ़ोन मौजूद है। बड़ी बैटरी चाहिए, फ़ोन मौजूद है। गेमिंग फ़ोन चाहिए, फ़ोन मौजूद है। डेक्स फंक्शनैलिटी यूज़ करने हैं आपको, सैमसंग के फ़ोन्स मौजूद हैं। एस पेन की फंक्शनैलिटी चाहिए या जो पेन होता है, ठीक है, वो आपको सैमसंग के फ़ोन में मिल जाता है। तो वैरायटी है आपके पास, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये चीज़ भी आईफोन के अंदर नहीं, एक ही आईफोन आता है और जैसा है आपको वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक एंड्रॉयड के पास अपर हैंड है। अच्छा, एक बात जो है ना वो मैंने पीछे की थी साइड लोडिंग ऑफ ऐप्स की, ठीक है, जो कि बहुत बहुत मेरे हिसाब से आपके एक्सपीरियंस को जो है ना वो प्रीमियम बना देता है एंड्रॉयड में, जो कि आप आईफोन में टोटली बिल्कुल कर ही नहीं सकते। इसी तरह की एक और चीज़ है, वो है मल्टीटास्किंग, जो कि मेरे हिसाब से लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है और एंड्रॉयड के ऊपर आने का जो है ना वो वजह बन सकता है। जिस तरह वो था ना साइड लोडिंग, उसी तरह से ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और तगड़ा किस्म का पॉइंट है कि आप उसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन पे 2 ऐप्स, एक ही स्क्रीन पे 3 ऐप्स, उसके अलावा पॉपअप में ऐप्स, आप चाहें तो 10 ऐप्स भी इकट्ठी खोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में कैलकुलेटर खोला हुआ है, साथ में कैलेंडर खोला हुआ है, साथ में आपने नोटपैड खोला हुआ है, उस पर कुछ नोट्स ले रहे हैं, साथ में यूट्यूब की वीडियो चल रही है, साथ में आप क्रोम के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो ये सारे काम आप एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर। आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ जाता है, आप उसका जो है ना वो पूरी कन्वर्सेशन खोल के, इवन कि आप व्हाट्सएप पे और भी किसी को मैसेज करना है तो स्प्लिट स्क्रीन में अलग व्हाट्सएप भी खुल जाएगी, ऊपर यूट्यूब की वीडियो भी चलती रहेगी, वहाँ से देख के आप कुछ फिल इन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके जो है ना यूज़ के सिनेरियोज हो सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आईफोन के अंदर आ सकता है लेकिन आ नहीं रहा। लेकिन ये मल्टीटास्किंग एंड्रॉयड के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत ज़्यादा काम को जो है ना ये आसान कर देती है। इसी तरह से जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो ब्लूटूथ और NFC का फुल पोटेंशियल यूज़ करते हैं। फुल पोटेंशियल मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि ब्लूटूथ का काम है, ठीक है, वो डाटा ट्रांसफ़र करता है, तभी आपको जो है ना ब्लूटूथ के ईयरबड्स या एयरफोन्स के अंदर वो ऑडियो सुनाई देती, कॉल सुनाई देती, यानी कि ब्लूटूथ का काम है डाटा ट्रांसफ़र करना। लेकिन एंड्रॉयड है आपके पास, आप उसे पीसी में या किसी और एंड्रॉयड में आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई पिक्चर भेजनी है जल्दी से आप उसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है और साथ में आपके पास या विंडोज़ का लैपटॉप है या आपके पास किसी दोस्त के पास आपके पास एंड्रॉयड है, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। तो आईफोन जो है उसके अंदर क्योंकि ब्लूटूथ है तो उनको फंक्शनैलिटी को यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। इसी तरह से अगर हम शेयरिंग की बात करें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसके पास, एंड्रॉयड के पास, यह है कि आप इससे किसी भी किस्म का म्यूज़िक, जो कि ऑडियो सॉन्ग्स हैं या ऑडियो क्लिप्स हैं वो, ठीक है, उसके अलावा जो ऐप्स हैं वो शेयर कर सकते हैं एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड, ठीक है। लेकिन ये काम आपका आईफोन के अंदर पॉसिबल नहीं है। आप आईफोन के अंदर ऐप्स शेयर नहीं कर सकते, आप आईफोन के अंदर म्यूज़िक इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, जिस तरह शेयर इट वगैरह हो गया या इस तरह की ऐप्स हो गई, सेंड एनीवेयर हो गया, जिससे आपके चीज़ें भेज सकते हैं ब्लूटूथ वाईफाई के थ्रू आप अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं, लेकिन उसमें आप म्यूज़िक वगैरह जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते, ऐप्स शेयर नहीं कर सकते,
ठीक है। तो एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड आप इसे iOS टू iOS, आईफोन टू आईफोन भी शेयर नहीं कर सकते ये चीज़ें, लेकिन एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड या एंड्रॉयड टू पीसी ये चीज़ें शेयर हो जाती हैं और इजीली मैनेजेबल हैं। तो मैनेजेबल की जहाँ तक बात है तो एंड्रॉयड के पास एक और अपर हैंड है, और वो ये है कि इसके अंदर प्रॉपर जो है ना फाइल मैनेजमेंट है, फाइल एक्सप्लोरर है। जिस तरह आपको विंडोज़ पीसी के अंदर देखने को मिलता है उस लेवल का फाइल एक्सप्लोरर है एंड्रॉइड के अंदर। आप अपनी फाइल को, किसी भी फाइल को, चाहे वो कोई भी फाइल है, ठीक है, कोई इमेज है, कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो है, कोई मूवी है, कोई भी चीज़ है, कोई पीडीएफ फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वर्ड फाइल है, आप उनको अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे उनको अरेंज करके, फोल्डर्स बना के इजीली अरेंज करके रख सकते हैं। उनको ट्रांसफ़र करना है, पीसी के साथ कनेक्टिविटी आउट क्लास है, आपने लगाना, और वो आपकी एक किस्म की यूएसबी ड्राइव या हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पे काम करता है। और जो भी चीज़ आपने कॉपी पेस्ट करनी है एंड्रॉइड से आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो एंड्रॉइड के फाइल एक्सप्लोरर में जाके आपने वो एक फोल्डर के अंदर रख लेनी है, ठीक है, वहाँ से उठा के आप वहाँ पे कॉपी करें, वहाँ से यहाँ पे कॉपी करें, ईजी काम है, ठीक है। लेकिन आईफोन के अंदर आपको सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, जो कि बहुत बहुत कम्बरसम है और हर बंदे को समझ भी नहीं आता। तो एंड्रॉयड इस लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजमेंट बहुत बहुत आउट क्लास है, मतलब आईफोन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो ये बहुत लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है कि आईफोन लेना है और उसके अंदर इस तरह की फ़ाइल मैनेजमेंट आपको नहीं देखने को मिलती, जबकि एंड्रॉयड के अंदर बहुत आउट क्लास किस्म की फ़ाइल मैनेजमेंट या फाइल एक्सप्लोरर वगैरह वो सपोर्टेड है आउट ऑफ द बॉक्स। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ जो है ना, वो यानी कि आपको एंड्रॉयड या iOS में स्विच करवाने की वजह बन सकती है। ये कुछ बड़ी बड़ी रीजंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरह से कुछ छोटी छोटी रीजंस भी हैं, जिस तरह के कीबोर्ड है, ठीक है, आप कीबोर्ड आईफोन के अंदर, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, आप स्विफ्ट की यूज़ कर सकते हैं, आप जी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप आईफोन का अपना कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी में भी आप न्यूमेरिक कीज़ ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। नीचे आपकी क्वालिटी कीज़ हैं, ठीक है, टाइप करने के लिए, ऊपर आपकी न्यूमेरिक कीज़ 1 2 3 वाली वो नहीं रख सकते, जबकि एंड्रॉइड के अंदर ईजीली रख सकते हैं। ओहो यार, लाइट चली गई है। चलो, अब लाइट आएगी तो बाकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा गाइस, तो कल ज़रा ना लाइट चली गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं जो है ना वो कल रात को था, ठीक है, 12 बजे के बाद का टाइम था। तो अब जो है ना आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी रेज्यूम कर रहा हूँ कल जहाँ से लाइट गई थी वहीं से, ठीक हो गया। तो मैं दिन में जो है ना वो डे टाइम वो जॉब करता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता। रात को मैं यूट्यूब का चैनल चलाता हूँ, तो इस वजह से काइंडली यार, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। तो अब वहीं से शुरू करते हैं कि भाई जो एंड्रॉयड की मैंने आपको बताया था कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पेक्ट करती हैं चीज़ों पे। और उनमें मैं बात कर रहा था कीबोर्ड की। कीबोर्ड के ऊपर जिस तरह से एक न्यूमेरिक कीज़ आ जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 वाली, ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है। अच्छा जी, इसी तरह से एक और चीज़ है, उसका नाम है क्लिपबोर्ड मैनेजमेंट। यानी कि आपने कोई चीज़ कॉपी की है, ठीक है, चाहे वो तस्वीर है, चाहे वो टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ है, आपने कॉपी किया और उसको कॉपी करके आप लोग अपने आपके क्लिपबोर्ड के अंदर वो सेव हो जाती है। तो आपको काफ़ी सारे ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल्स में ज़्यादातर आप लोग जी बोर्ड यूज़ करते हैं या सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सैमसंग का कीबोर्ड या जी बोर्ड आप लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और या स्विफ्ट की भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड, तो उन सब में जो है ना क्लिपबोर्ड मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है। यानी कि आप कोई 10-12 चीज़ें इकट्ठी कॉपी करके रख सकते हैं और फिर उनमें से जो चीज़ चाहे पेस्ट कर सकते हैं, उसकी मेमोरी है क्लिपबोर्ड की, जो कि iOS में नहीं है। आपने कोई चीज़ कॉपी की, उसी को जाके पेस्ट कर सकते हैं, आपको नहीं पता आपने उससे पहले क्या कॉपी किया था, वो उसकी मेमोरी में से अरेज हो जाता है। ये काफ़ी एक हैंडी टूल हो जाता है जब आपने कोई 6-7 लिंक हों या कोई फ़ोन नंबर्स हों या कोई मैसेजेस हों या कोई भी तस्वीरें हों जो कॉपी की हैं, और फिर एक ही दफ़ा जाके आप क्लिपबोर्ड खोल के वो सारी इकट्ठी पेस्ट कर सकते हैं, बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेकिन हैंडी टूल है, और ये एक एंड्रॉयड को जो है ना थोड़ा सा अपर हैंड दे देता है एज़ कम्पेयर टू iOS या आईफोन। इसी तरह की एक छोटी सी चीज़ कि एंड्रॉयड के जो विजिट्स हैं ना वो इंटरेक्टिव विजिट्स हैं। यानी कि अगर एक नाउ प्लेइंग का विजिट चल रहा है, उसके ऊपर प्ले पॉज का बटन है, नेक्स्ट करने का, बैक पिछला सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग वाले का बटन है, तो उसको जो है ना आप वहीं इंटरेक्टिव विजिट्स का मतलब ये है कि उसी से प्ले पॉज कर सकते हैं, बगैर एप्लीकेशन या बगैर म्यूजिक प्लेयर खोले आप वहीं से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की और भी काफ़ी सारे विजिट्स हैं। तो ये चीज़ उसमें iOS में पॉसिबल नहीं है। उसमें अब विजिट्स आए हैं, लेकिन विजिट्स आने के बाद भी वो इंटरेक्टिव नहीं है।
उसके ऊपर सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन शो कराई जाती है, ठीक है। अगर आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना है, जिस तरह वेदर का विजिट है, आपने आपके सामने 2 या 3 दिन का वेदर शो हो रहा है या 1 दिन का शो हो रहा है, आपने उसको स्वाइप करके अगले 10 दिनों का वेदर देखना है या कोई और इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो वो आप उस पर नहीं कर सकते। आप उसको टच करेंगे तो डायरेक्टली ऐप खोल देगा आईफोन के अंदर। जबकि एंड्रॉइड के अंदर जो है ना वो विजिट्स इंटरैक्टिव हैं, ठीक है। आपका व्हाट्सएप का विजिट, आप उसको स्वाइप अप करके आपकी अपनी चैट्स देख सकते हैं, खोल सकते हैं, यानी कि विजिट के अंदर ही रह के आप काम कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन वो या ऐप को खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंटरैक्टिव विजिट्स है तो छोटी सी चीज़, लेकिन कभी कभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाती है। इसी तरह से एक छोटा सा फीचर है, वो है ऐप लॉक का। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पासवर्ड लगा सकते हैं या फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, आप अपनी किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर ये जो है ना वो बिल्ट इन नहीं होता है, लेकिन कुछ फ़ोन्स के अंदर जो है वो आपको ऐप करनी पड़ती है, लेकिन वो ऐप भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है। आप लोगों ने बस उसके अंदर जो है ना वो ऐप, किसी भी ऐप को लॉक कर दिया, ठीक है। जब भी वो ऐप खुलेगी आपको फिंगरप्रिंट या पासवर्ड देना पड़ेगा, जैसा आप चाहें। तो iOS के अंदर भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसीजर शॉर्टकट्स की ऐप यूज़ करके होता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका यहाँ पे मैं पॉपअप भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो वो आज भी वो काम करता है वो तरीका, लेकिन आज की तारीख में भी नेटिव कोई तरीका नहीं है iOS की ऐप्स को लॉक करने का। शॉर्टकट्स के थ्रू कर सकते हैं, जो कि कम्बरसम है, और वो बेसिकली एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। वो बेसिकली आपका पूरा फ़ोन ही लॉक कर देता है, ऐप लॉक नहीं करता। एंड्रॉइड के अंदर जिस तरह ऐप लॉक है ना, अगर ऐप नहीं चल रही तो आप स्वाइप करें, होम पे चले जाएं और बाकी फ़ोन आपका वैसे ही चल रहा होता है। इसके अंदर पूरा फ़ोन लॉक कर देता है आप, यानी कि एक किस्म का ऐप लॉक ही है, लेकिन उतना कन्वीनियंट नहीं है। तो ये एक एंड्रॉइड के लिए भी थोड़ा सा अपर हैंड हो जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा ज़्यादातर लोग जो है ना वो विंडोज़ पीसी या विंडोज़ जो लैपटॉप हैं वो यूज़ करते हैं। मैकबुक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो महंगी बड़ी है यहाँ पे हमारे रीजन्स में, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो यहाँ पे महंगी बड़ी है। लेकिन अगर हम विंडोज़ पीसी की बात करें ना या विंडोज़ लैपटॉप की बात करें, तो उसके साथ ख़ास तौर पर सैमसंग की और ओवरऑल एंड्रॉयड की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आईफोन की विंडोज़ के साथ बिल्कुल ज़ीरो कंपैटिबिलिटी, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने आईफोन से विंडोज़ में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, कोई चीज़ भेजनी है या मंगानी है, मतलब आईफोन में ट्रांसफ़र करनी है, बहुत मुश्किल जो है ना ये इसका प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड के देखें ना, तो एंड्रॉयड के साथ बहुत ईजी, आप केबल के थ्रू तो बेस्ट हो जाता है ना, मतलब एक एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, वो कनेक्ट हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ आपके सामने खुल जाती है, जिस तरह आपने एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट की हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो एंड्रॉयड की विंडोज़ के साथ कंपैटिबिलिटी है, और इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो ये एक अपर हैंड है एंड्रॉयड के पास। अच्छा, इसी तरह से कुछ चीज़ें देखें कि पहले एक दौर होता था जब आईफोन के अंदर हर नई टेक्नोलॉजी पहले आती थी, जो जब ये अपने काउंटर पार्ट से या एंड्रॉयड वगैरह से 5 साल आगे की चीज़ होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो रहा है कि आर्म का V9 आर्किटेक्चर न्यू आया। जब V8 आया था तो वो सबसे पहले आईफोन के अंदर आया था, लेकिन अब जब V9 आया है तो वो सबसे पहले एंड्रॉइड्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। 8 Gen 1 में, स्नैपड्रैगन के 8 Gen 1 में, ठीक है। उसके अलावा मीडियाटेक के डायमेंसिटी 9000 में, इनमें आर्म का V9 आर्किटेक्चर यूज़ हुआ। जबकि आईफोन का जो 13 सीरीज़ आई है उसके अंदर अभी तक V8 ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये अब इस मामले में पीछे रह गया, ठीक है। जो बेंचमार्क्स के स्कोर्स हैं उनके अंदर भी ग्राफिक्स के अंदर आईफोन को क्रॉस कर चुका है अभी तक एंड्रॉयड, ठीक है। जो 8 Gen 1 का स्कोर है वो ग्राफिक्स में आईफोन की A15 से ज़्यादा है। इसी तरह से जो X65 मोडेम है, ठीक हो गया, ब्लूटूथ का वेरिएंट 5.2 हो गया, और इसी तरह से जो वाईफाई की 6E टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड में आपको पहले देखने को मिल जाती है। इवन के S21 अल्ट्रा के अंदर आप लोगों को वाईफाई 6E की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर भी नहीं आई। अगले साल आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो है ना वो एंड्रॉयड के अंदर आ चुकी है, आईफोन के अंदर नहीं आई। तो इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपको एंड्रॉयड के अंदर अब जल्दी देखने को मिलती है। पहले कुछ ऑपोजिट सीन होता था, आईफोन में पहले आती थी, लेकिन अब एंड्रॉयड के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा पहले ही आ जाती है। अच्छा, इसी तरह से एक चीज़ है कि आप लोगों को जो हम जिस तरह से पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया वाले भी हैं, उन लोगों की भी ज़्यादातर जो ऐप्स हैं, या चलें ज़्यादातर नहीं, कुछ ऐप्स जो हैं जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो कंपनीज़, क्योंकि आईफोन के लिए ऐप्स डेवलप करना ज़रा मुश्किल है, ठीक है। उसका प्रोसीजर भी मुश्किल है, उसके लिए जो है ना आपको स्पेशल उनकी बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जबकि एंड्रॉयड के ऊपर ऐप बनाना बहुत आसान है। इसी वजह से आज प्ले स्टोर की ऐप्स जो हैं वो एंड्रॉयड उसके एप्पल के ऐप स्टोर से क्रॉस कर चुकी हैं, ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं
जहाँ की ऐप आपके लिए सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही अवेलेबल है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि आप आईफोन रख ही नहीं सकते। तो ये एंड्रॉयड के पास अपर हैंड है कि अक्सर जो कंपनीज़ हैं, लोकल कंपनीज़ हैं, वो अपनी ऐप्स आईफोन के लिए या तो डेवलप ही नहीं करती, या करती हैं तो देर से करती हैं। और इसी तरह से ऐप्स की अपडेट्स वगैरह देखें, जो न्यू फीचर्स आते हैं जिसमें व्हाट्सएप वगैरह के अंदर, वो भी पहले एंड्रॉयड के अंदर आ जाते हैं, बाद में उसकी 15 दिनों बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद अपडेट आती है, तो फिर iOS के लिए आती हैं। तो ओवरऑल तो अपडेट्स के अंदर आईफोन के पास अपर हैंड है ओएस अपडेट्स में, लेकिन ऐप्स की अपडेट्स में या लोकल ऐप्स की अवेलेबिलिटी जो है ये एंड्रॉयड के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसी तरह जिस तरह से मैं फीचर्स की बात कर रहा था, Mi9 वगैरह, वो पहले एंड्रॉयड के लिए आ जाते हैं, ठीक है। अच्छी SoC, अच्छा आर्किटेक्चर, वो पहले एंड्रॉयड में आ गया है। तो इसी तरह से कुछ कंपनीज हैं, जिस तरह की सैमसंग है, तो वो जो अपना डिस्प्ले बनाते हैं ना, नया पैनल, जिस तरह LTPO बनाया, जिस तरह E5 पैनल बनाया, तो वो सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले साल वो फ़ोन iOS के अंदर या आईफोन के अंदर आता है वो उस तरह की डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी। तो इस लिहाज से एंड्रॉयड खासतौर पे सैमसंग की बात कर रहा हूँ, उसके पास एक अपर हैंड हो जाता है कि जो भी डिस्प्ले की, मोबाइल डिस्प्ले की न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो सबसे पहले सैमसंग के फ़ोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से एक छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती है कि आप एंड्रॉयड के अंदर स्टेटस वगैरह किसी ने लगाया हुआ है व्हाट्सएप पे, वो आप सेव कर सकते हैं स्टेटस सेवर डाउनलोड करके, जो कि आईफोन के अंदर भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। ज़्यादातर आईफोन के अंदर आपको यही करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो स्टेटस है तो उसकी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, या फिर आपको दोस्त को कह के मंगवाना पड़ता है जिसने भी लगाया हुआ है। तो चलें, पिक्चर का तो कोई नहीं, स्क्रीनशॉट बंदा ले लेता है, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर आप लोग स्टेटस सेवर करके इजीली स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वीडियो हो या आपकी पिक्चर हो। तो ये है तो छोटे से फीचर्स मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो आपको ईजीनेस प्रोवाइड करते हैं। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू आईफोन। अच्छा, इसी तरह से एक छोटी सी चीज़ कि नोटिफिकेशन का जो पैनल है, ठीक है, अब ये बात मुझे नहीं याद है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि नहीं, लेकिन एक अपर हैंड है एंड्रॉयड के पास कि आप कहीं पे भी स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन का पैनल नीचे खींच सकते हैं, जिससे आईफोन के अंदर अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपकी स्पॉटलाइट सर्च खुल जाती है। तो ये मतलब बड़े फ़ोन्स के लिए ये काफ़ी मसला है कि ऊपर से नीचे खींचना, ऊपर तक दूसरा हाथ फिर यूज़ करना पड़ता है आपको। तो एंड्रॉयड के अंदर आप कहीं से भी स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करें तो नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है। अगर नहीं भी खुलता तो उसकी सेटिंग अवेलेबल होती है, जिसको करने के बाद आप स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन पैनल खींच के नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशंस जो हैं वो किस ऐप ने भेजी हैं, वो आपको ऊपर स्टेटस बार में अपने क्लॉक के साथ शो हो जाती है। तो आपको हर दफ़ा नोटिफिकेशन पैनल खींचने की ज़रूरत नहीं, आपको पता लग जाता है किस ऐप ने नोटिफिकेशन भेजी है। व्हाट्सएप का छोटा सा आइकन आ जाएगा, इंस्टाग्राम का छोटा सा, स्नैपचैट का छोटा सा आइकन। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती है, आपको मोबाइल को स्वाइप डाउन करके नोटिफिकेशन को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती पूरी नोटिफिकेशन खोलने की। आपको सिर्फ आइकन से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यार इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन या नहीं है। इसी तरह से एंड्रॉयड के पास एक अपर हैंड इस तरह से भी है कि आप उसके स्टेटस बार के आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आईफोन के अंदर जिस तरह एक छोटी सी बात है कि आप अपनी जो न्यू आईफोन्स हैं, मतलब होम बटन के बगैर वाले, जिसके अंदर जेस्चर नेविगेशन है, जो नॉच वाले आईफोन्स हैं, उनके अंदर आपकी बैटरी की परसेंटेज नहीं आ रही। अब एप्पल ने नॉच छोटी भी कर दिया 13 सीरीज़ में, लेकिन फिर भी ऊपर बैटरी की परसेंटेज लिखी नहीं आ रही। छोटी सी चीज़ है यार, मतलब आपको अगर आपने बैटरी की परसेंटेज देखनी है, आपको हर दफ़ा ऊपर से राइट हैंड साइड से स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, तब आपको बैटरी की परसेंटेज नज़र आएगी। जबकि एंड्रॉयड के अंदर आप उस आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपनी परसेंटेज चाहे तो शो करवाएं, नहीं चाहते तो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन एक्सपीरियंस को बेटर बनाती हैं। इसी तरह से स्टेटस के अंदर आप स्टेटस बार ऊपर जो होता है छोटा सा, जिधर आपको टाइम नज़र आ रहा होता है, उधर ही आपको वो आपकी नेटवर्क की स्पीड भी जो है ना वो बता देता है, ठीक है, कितने KB कितने MB पर सेकंड आ रही है, ठीक है, नेटवर्क की स्पीड, वाईफाई की या मोबाइल डाटा की। ये चीज़ भी एंड्रॉयड उसके अंदर, आईफोन के अंदर हो जाती है, लेकिन उसमें स्वाइप डाउन करके आपको विजिट्स में जाके वहाँ पे स्पीड देखनी पड़ती है। उसके विजिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्या है कि 3 स्टेप्स के प्रोसेस की बजाय आप सिर्फ एक भी स्टेप ना करें, आप सिर्फ ऊपर देखें और आपको हर वक्त उसकी स्पीड जो है नेट की वो पता लग रही हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है आपको एंड्रॉयड यूज़ करते हुए। अच्छा, इसी तरह से आप आईफोन के अंदर अगर आप कंट्रोल पैनल को नीचे खींचते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल पैनल के अंदर आप वाईफाई, ब्लूटूथ, इनको परमानेंटली स्विच ऑफ नहीं कर सकते। उसको बंद करेंगे तो वो 24 घंटों के लिए बंद होता है, उसके बाद दोबारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और उसके अलावा अगर आपने वाईफाई या ब्लूटूथ का कनेक्शन चेंज करना है
तो आपको वो सेटिंग्स के अंदर अक्सर ज़्यादातर जाना पड़ता है, ठीक है। वाईफाई का पासवर्ड भी डालना है, न्यू कनेक्शन करना है तो सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता है। जबकि जिस तरह एंड्रॉयड मोबाइल हैं उसके अंदर आप नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप डाउन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्विक पैनल आ जाता है जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और ये वो सारी ऑप्शंस होती हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट ही छोटा सा एक मेन्यू खुलता है, उसके अंदर से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं हर चीज़। आपको सेटिंग्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं। और अगर आपने वाईफाई को टर्न ऑफ करना है, ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करना है परमानेंटली, तो वो भी आप वहीं से ही क्विक सेटिंग से कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल से, जबकि आईफोन के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आपको एक ऐप है, ठीक है, वो आपको मुख्तलिफ किस्म की नोटिफिकेशन, मिसलेनियस नोटिफिकेशंस, अदर नोटिफिकेशंस, मतलब कनेक्शन नोटिफिकेशन और डायरेक्ट नोटिफिकेशंस और मुख्तलिफ किस्म की नोटिफिकेशंस भेजती है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझे इस ऐप की बेसिक नोटिफिकेशंस चाहिए कि जब मेरी ऐप काम कर रही है, जब किसी ने उस पर कोई चीज़ भेजी है तो मुझे पुश नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो ऑफर्स वगैरह या एड्स वगैरह की नोटिफिकेशन भेजती है वो ना आए, तो ये काम आप एंड्रॉयड में कर सकते हैं। आप सर्टन टाइप्स नोटिफिकेशंस की वो एक ऐप के लिए, किसी भी ऐप के लिए बंद कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई आपको आइंदा के बाद ऑफर नहीं आएगी, ठीक है, कोई ऐड शो नहीं करवाएगा। और लेकिन जो काम की नोटिफिकेशन हैं जो आप रखना चाहते हैं वो आपको सिर्फ नोटिफाई करेगी ये वाली ऐप, ठीक हो गया। लेकिन आईफोन के अंदर नहीं, या तो आप टोटल नोटिफिकेशन उसकी बंद कर दें, ठीक है, या फिर आप उसकी जो है ना नोटिफिकेशन वो टोटली खुली रखें, जिसके अंदर आपको हर किस्म की नोटिफिकेशन वो देगी, 20 नोटिफिकेशंस भी भेजनी है वो देगी। अगर आप बंद कर देते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी जो हैं वो मिस हो सकती हैं। तो इस चीज़ में एंड्रॉयड के पास बहुत बड़ा अपर हैंड है कि नोटिफिकेशंस को वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। इसी तरह से एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत हैंडी फीचर है जिसे हम AOD या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कहते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है कि हर वक्त आपकी स्क्रीन पे टाइम और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह ये आई रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर नोटिफिकेशन आई, आपकी आईफोन की पूरी स्क्रीन ऑन हो जाती है या बिल्कुल ऑन नहीं होती, तो आपके पास कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जबकि एंड्रॉयड के अंदर क्या है कि जिसमें सैमसंग वगैरह के फोन्स में एज लाइटिंग से आपको पता लग जाता है, ठीक है, पूरी स्क्रीन ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से आपको उसके अंदर मतलब उसके ऊपर टाइम भी हर वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसको भी आप उसके ऊपर इजीली देख सकते हैं। आपको स्क्रीन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्क्रीन ऑन होती भी नहीं है। और वहाँ पे छोटे छोटे आइकन जिस तरह मैंने आपको बताया था वो भी बने हुए आ जाते हैं आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ही। ये चीज़ मुझे नहीं पता कि मतलब LTPO पैनल आने के बाद भी आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर एप्पल ने क्यों नहीं दी, लेकिन ये एंड्रॉयड के पास काफ़ी अपर हैंड है। ये मतलब जिस बंदे को ज़्यादा नोटिफिकेशन वगैरह आती हों, ये उसी को अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितना हैंडी फीचर है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई भी ऐप खोली, उसके बैकग्राउंड में कोई काम हो रहा है, जिस तरह इंस्टा पे कोई आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं या स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, स्टोरी जिसको कहते हैं, तो ये वाली चीज़ें जो हैं, किसी भी ऐप की बात कर रहा हूँ, इंस्टा की तो एग्जांपल दी है, ये सारी चीज़ें आप एंड्रॉयड के अंदर कर सकते हैं, आईफोन के अंदर नहीं कर सकते। आपको वो ऐप खोल के रखनी पड़ेगी जब तक वो चीज़ पूरी अपलोड या डाउनलोड ना हो जाए। जबकि एंड्रॉयड के अंदर आपने बस अपलोडिंग पे या डाउनलोडिंग पे लगा दी चीज़ और उसके बाद आपने उसको बंद करके रख दिया, वो बैकग्राउंड में ये काम करता रहता है। ये आईफोन के अंदर मुझे नहीं पता, उसकी सफिशेंट रैम है, हर चीज़ ओके है, लेकिन ये फीचर उन्होंने इसमें नहीं दिया हुआ। तो ये एक बहुत बड़े बमर है कि आप लोगों को एंड्रॉयड के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर मिलता है कि आपने अगर एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाई है या डाउनलोडिंग पे लगाई है और वो काफ़ी लंबी है, तो आपको उस वक्त तक, अगर आपका नेट थोड़ा सा भी स्लो है ना, तो आपको काफ़ी देर आईफोन के अंदर वही ऐप ओपन करके बैठे रहना पड़ेगा जब तक वो डाउनलोड या अपलोड ना हो जाए। जबकि एंड्रॉयड के अंदर आपने बस एक दफ़ा लगा दी, उसके बाद आप बंद कर दें, वो बैकग्राउंड में खुद ही करता रहता है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है, बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है। मुझे नहीं पता कि आईफोन के अंदर लोग कब से एप्पल को कह रहे हैं कि यार ये फीचर ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन वो नहीं ला रहा। और वो है, एक तो ये कि रीसेंट कॉल लॉग्स जो एप्पल के अंदर, वो मेरे ख्याल है उसकी लिमिट है 100 तक। उसके बाद अगर आपकी कॉल्स 100 से ज़्यादा होती जाती हैं तो पिछली वाली डिलीट होती जाती हैं, आपकी लास्ट 100 कॉल्स ही आपके कॉल लॉग में पड़ी रहती हैं, ठीक है। जबकि एंड्रॉयड के अंदर, और ख़ास तौर पर मुझे ये सैमसंग की ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि उसके डायलर के अंदर आपको अनलिमिटेड ही जो है ना वो कॉल्स मिल जाती हैं। आपने साल पहले भी किसी को कॉल की थी तो वो आपके कॉल लॉग के अंदर पड़ी होती है। और उसके अलावा एक बहुत जो है ना वो अच्छा फीचर, वो है T9 डायलिंग का। जिस तरह से मेरा नाम ताहा है तो आप T8 पे होता है, फिर 2 पे A होता है, ठीक है, फिर H जो है वो 4 पे है और उसके बाद जो A है दोबारा वो 2 पे है, तो आप 8242 लिखेंगे ताहा आ जाएगा, ठीक है। ये होती है T9 डायलिंग। ऐसा कोई सीन आईफोन के अंदर नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट्स में जाके सर्च करके नाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको कॉल कर सकते हैं। जबकि एंड्रॉयड के अंदर T9 डायलिंग ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके अलावा अगर आपने कोई अननोन नंबर पे कॉल की है, ठीक है, आपके पास हर नंबर सेव नहीं होता, तो आपने किसी अननोन नंबर पे कॉल की है, तो वो जो आपने कॉल की है
वो नंबर अब आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके कोई 3 डिजिट्स आखिरी जिस तरह से याद हैं, या 4 डिजिट्स याद हैं, या शुरू के 2-3 डिजिट्स याद हैं, तो आप सिर्फ वो डिजिट्स टाइप करेंगे तो वो कॉल लॉग के अंदर से वो वाला नंबर निकाल के आपको दे देगा कि इस नंबर के अंदर ये वाले डिजिट्स आते हैं इकट्ठे। तो ये काफ़ी बार बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है कि आपको नंबर याद नहीं आ रहा, तो आप उसको कॉल लॉग में से इजीली सिर्फ 2-3 उसके डिजिट्स लिख के तो सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जबकि आईफोन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, आप उसके अंदर नंबर लिखेंगे तो न्यू नंबर ही डायल करेगा, वो पिछले कॉल लॉग्स के अंदर से कोई हिस्ट्री आपको निकाल के नहीं दिखाएगा, और वैसे भी उसका कॉल लॉग की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग ट्रू कॉलर की सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐप जो है ट्रू कॉलर, वो एंड्रॉयड के अंदर फुल तरीके से बहुत ज़बरदस्त किस्म की काम करती है, ठीक है। वो आप उसकी फंक्शनलिटी आईफोन में पे भी कर दें, प्रीमियम भी पे करके आप उसका ले लें, तब भी वो फंक्शनलिटी हासिल नहीं कर सकते। अब जो लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं उन लोगों को, और उन्होंने कभी अगर आईफोन यूज़ किया तो उन लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि आईफोन के अंदर ये कितनी फजूल तरीन तरीके से काम करती है, जबकि एंड्रॉयड के अंदर आपको कहीं से भी किसी की भी कॉल है, जो ट्रू कॉलर ने उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर हो जाता है उन लोगों के लिए जो ट्रू कॉलर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक सब्जेक्टिव चीज़ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर सिरी होता है जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट, और जबकि एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है। और गूगल असिस्टेंट काफ़ी लिहाज से, क्योंकि iOS जो आईफोन का है ना, वो काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि एंड्रॉयड जो है वो काफ़ी हद तक ओपन है। तो गूगल असिस्टेंट को उसके अंदर तक की जो है ना वो रीच मिल जाती है, ठीक है। उसको उस वजह से जो है ना गूगल असिस्टेंट वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू सिरी। तो ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है, लेकिन गूगल असिस्टेंट इज़ मच बेटर देन सिरी आज के जो दौर है, आज की जो डेट है उसमें बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो है USB टाइप सी। आपकी हर चीज़ टाइप सी से आजकल चार्ज हो रही है, ठीक है। जितने न्यू मोबाइल्स आ रहे हैं सारे टाइप सी से, लेकिन आईफोन अभी तक लाइटनिंग पे स्ट्रक किया हुआ है। अब लाइटनिंग वैसे तो ठीक है, आपको बस एक एक्स्ट्रा केबल ही साथ उठानी पड़ेगी, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ये है कि आपको हर जगह अगर आप कहीं पे नहीं लेके गए अपनी केबल या भूल गए हैं, तो आपको ये लाइटनिंग केबल इजीली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छी केबल है, लेकिन इसकी स्पीड भी कम है, ठीक है। 2.1 या पता नहीं 2.0 की स्पीड ये जो है ना ट्रांसफ़र की वो सपोर्ट करती है। तो अगर आपने थ्रू डाटा केबल आपने कोई चीज़ आईफोन में ट्रांसफ़र करनी है, आईफोन से अपने पीसी या मैकबुक में ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, अगर कोई हैवी फाइल आ गई है वीडियो वगैरह की जिस तरह से। जबकि जो एंड्रॉयड है उसके अंदर USB 3.1 की सपोर्ट दी हुई है, और USB टाइप सी जो है उसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। तो अगर कोई भी लंबी बड़ी फाइल भी आ जाती है वो भी इजीली हो जाती है। उसके अलावा टाइप सी आपको, आप अपना मोबाइल लेके गए, आपको तकरीबन हर घर में टाइप सी की जो है ना वो डाटा केबल इजीली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अब हर तकरीबन मिड रेंज के अंदर फ़ोन्स में भी, बजट फ़ोन्स में भी, अपर मिड रेंज में भी और फ्लैगशिप्स में भी जो है ना टाइप सी आ गई है। तो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। एप्पल उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एक बहुत कम्बरसम हो जाता है कुछ सिनेरियोज़ में, ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ में जब ये कम्बरसम हो जाए तब आपको इसकी जो है ना वो कमी फील होती है। तो ये एक अपर हैंड है उसके पास, एंड्रॉयड के पास, कि वो टाइप सी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक जो है ना चीज़, ये आप लोगों को थोड़ी समझानी पड़ेगी कि आईफोन जो है वो बाहर से आपको हीटअप कम महसूस होता है। आपने उसका कैमरा यूज़ किया, आपने उस पर गेमिंग की, ज़्यादातर यही 2 चीज़ें हैं जो आईफोन को या एंड्रॉयड फ़ोन को हीटअप करती हैं। लेकिन आईफोन की चिप नो डाउट बहुत एफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट चिप किसी मोबाइल में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक होता है अंदर जो चिप लगी है, जो प्रोसेसर लगा है, जो SoC लगी है, वो हीटअप हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपका मोबाइल हीटअप हो जाए। अब जो चिप है वो अगर हीटअप होती है और आपका मोबाइल हीटअप नहीं होता, इसका मतलब है कि वो चिप गर्म है, ठीक है। अंदर CPU का या GPU का टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन वो उसको टेम्परेचर को बाहर नहीं फेंक रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अंदर उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी चिप गर्म होती है और वो उस टेम्परेचर को बाहर थ्रो कर देती है, तो आपका मोबाइल बाहर से गर्म आपको लगेगा, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो जो गर्मी है, जो हीट है, उसको बाहर फेंक रहा है, तो चिप आपकी अंदर से ठंडी रहेगी एज़ कम्पेयर टू आईफोन। अब आईफोन के अंदर क्योंकि किसी किस्म की कोई कूलिंग नहीं लगी, तो वो चिप की जो गर्मी होती है, जो हीट रिलीज़ होती है, वो चिप के अंदर रह जाती है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डाउन कर देती है, जिसको थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर भी होती है थर्मल थ्रॉटलिंग, ये मैं नहीं कह रहा नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो हाई एंड फ़ोन्स है ना, जिसमें सैमसंग का S22 अल्ट्रा आ रही हैं, जो S21 अल्ट्रा आया था, उसमें वेपर चैम्बर कूलिंग लगी हुई है,
जो कि आपकी एसओसी से हीट को लेके बाहर फेंकती है, जिससे आपका मोबाइल बेशक आपको बाहर से गर्म लग रहा हो लेकिन अंदर से वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा एक छोटा सा फीचर लेकिन बहुत हैंडी फीचर, आप लोगों ने शायद, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने भी ये बात मैंने करते हुए सुना है, लेकिन आप मुझे कई दफ़ा इस तरह हो जाता है कि आप लोगों ने किसी को कॉल मिलाई, आपके पास आईफोन है, किसी कोई भी आईफोन है, ठीक, आपने किसी को कॉल मिलाई है और आपने किसी को, किसी दोस्त को या किसी घर वाले को या किसी अपने अलावा किसी और को वो आईफोन दिया है, उससे पर्सन से, अगले पर्सन से बात करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने आईफोन को आप लॉक कर दें, तो जैसे लॉक का बटन प्रेस करेंगे आपकी कॉल एंड हो जाएगी, ठीक है। वो लॉक नहीं करता ड्यूरिंग कॉल, जब कॉल चल रही है आप अपने आईफोन को लॉक नहीं कर सकते, यानी कि अगले बंदे को आपने फ़ोन दिया, ठीक है, वो कॉल एंड होने के बाद आपका आईफोन खुला रहेगा, ठीक है, ओपन, अनलॉक्ड, तो उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ भी खोल सकता है, ठीक है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपने किसी को कॉल मिलाई है, लेकिन आपको अगर किसी दूसरे बंदे को देना पड़ गया, आप उसका पावर बटन दबाएं और वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉल चलती रहेगी, आप उस बंदे को दे दें, वो फ़ोन करके जैसे ही फ़ोन एंड होगा, कॉल एंड होगी, आपका फ़ोन लॉक रहेगा, ठीक है, आपका फ़ोन ओपन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है प्राइवेसी के लिहाज से। वैसे तो आईफोन बड़ी प्राइवेसी करता है, लेकिन ये एक फ़ीचर जो है ना, मैं कहता हूँ क्रूशल है, जो ज़्यादातर लोग मेंशन भी नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा मैंने आईफोन की वीडियो में बताया था कि इसकी जो जेस्चर नेविगेशन है वो नो डाउट बहुत अच्छी, लेकिन इसके अंदर जो लोग आईफोन यूज़र्स नहीं हैं ख़ासतौर पे, उनको बड़ा मसला आता है कि बैक जाना है, तो बैक जाने का हर दफ़ा एक मुख्तलिफ तरीका होता है, हर ऐप के लिहाज से डिफरेंट होता है। तो जब आप न्यू ऐप इंस्टॉल करते हैं और अगर आप आईफोन के यूज़र भी हैं, तब भी आपको अक्सर मसला आ जाता है, और ज़्यादातर तो लेफ़्ट से स्वाइप करने पे हो जाता है बैक, लेकिन ज़्यादातर आपको कभी कभी ऊपर से भी जो है ना वो बैक के एरो पे क्लिक करके बैक करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हद तक कम्बरसम हो जाता है। और अगर आपके पास बड़ी डिवाइस है जिस तरह प्रो मैक्स वगैरह है, तो आपके लिए ऊपर तक दूसरा हाथ फिर यूज़ करना ही पड़ता है, आप एक हाथ से बैक नहीं जा सकते। तो ये एक चीज़ है। और फिर दूसरी चीज़ कि एंड्रॉयड के अंदर ये बड़ी अच्छी जेस्चर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि आप किसी भी साइड से, लेफ्ट से या राइट से, और कहीं से भी, ऊपर नीचे दरमियान में कहीं से भी स्वाइप करते हैं तो बैक हो जाता है, ठीक है। ये जेस्चर काफ़ी हैंडी हो जाता है अगर आप, ख़ास तौर पे आपके पास बड़ा फ़ोन है और एक हाथ आपका कहीं बिजी है और एक हाथ से आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी भी साइड से, राइट से या लेफ़्ट से यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट से स्वाइप कर दें, राइट से कर रहे हैं राइट से कर दें, आपका फ़ोन किसी भी चीज़ में बैक करना है वो बैक हो जाएगा। और लास्टली हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स ऐप के हवाले से। अब सेटिंग्स ऐप में दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से करें या मतलब थर्ड पार्टी ऐप वैसे साइड लोड कर लें, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐप है, या चाहे नेटिव ऐप है जो एंड्रॉयड के अंदर बिल्ट इन आती हैं ऐप्स, उस ऐप की सेटिंग आपको ऐप के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको अलहदा से फ़ोन की सेटिंग्स में नहीं जाना पड़ता। आपने कैमरे की सेटिंग्स करनी है, आप कैमरा खोलें, कैमरे के अंदर ही उसकी सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने किसी भी ऐप की सेटिंग्स करनी है, उस ऐप के अंदर ही सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। जबकि आईफोन के अंदर बहुत बड़ा मसला यह है कि कुछ सेटिंग्स आपको उस ऐप के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आधी सेटिंग्स उसके अंदर है और आधी सेटिंग आपकी आईफोन की सेटिंग्स ऐप के अंदर है। यानी कि मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा करते हैं। और फिर ये चीज़ तो हो गई, फिर आपको भूल जाता है कि यार इसकी ये वाली सेटिंग इस ऐप के अंदर थी या आईफोन की सेटिंग्स वाली ऐप के अंदर थी, ठीक है। और फिर आईफोन की जो नेटिव ऐप्स हैं, जिस तरह कैमरा वगैरह हो गया, जिस तरह सफारी हो गया, ठीक है, अब उनकी भी सेटिंग्स आधी कैमरे के अंदर हैं, आधी सफारी के अंदर हैं, और आधी जो है वो आईफोन की सेटिंग्स के अंदर है, ठीक है। अलहदा कैमरा का एक सेक्शन बना है, अलहदा सफारी का, और इसी तरह हर ऐप का अलहदा अलहदा सेक्शन है। तो दूसरी चीज़ सेटिंग्स के अंदर ये आ जाती है कि आप सेटिंग्स के, आपके पास अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई 100 या 150 या जितनी भी ऐप्स हैं, आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, हर ऐप का एक आइकन बना होगा, एक लिस्ट बनी होगी, तो आपको स्वाइप करते जाएं, आपकी सेटिंग्स ही नहीं ख़त्म होती। तो इसके अंदर जो कैटेगराइजेशन है सेटिंग्स के अंदर, वो बहुत ही फजूल है, ठीक है, सीधी सी बात। आईफोन के अंदर कैटेगरीज बहुत फजूल बनाई हैं सेटिंग्स ऐप के अंदर, ठीक है। और फिर एंड्रॉयड के अंदर अगर आप देख लें, बहुत अच्छी चीज़ ख़ास तौर पे सैमसंग के वन यूआई के अंदर, कि आपने अगर मतलब डिस्प्ले में गए हैं, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर कैटेगरी बनी हुई है, अब उसके अंदर डिस्प्ले की आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, और सेटिंग्स के थोड़े से मेन्यूज़ हैं, बाकी कैटेगराइज करके उनके अंदर सब मेन्यूज़ के अंदर रखी हुई हैं सेटिंग्स, जो कि बहुत ईजी होता है फाइंड करना। और अगर आपको कोई सेटिंग नहीं मिल रही, मतलब आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चेंज करना है या लॉक स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज करना है या कोई भी डिस्प्ले से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से, अब फर्ज कर लेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स आपने ढूंढनी है और आपको नहीं मिल रही, तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, वो नीचे आपको सजेशंस के अंदर ही दे देता है कि लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में की सेटिंग चेंज कर लें या एओडी की सेटिंग, वो डायरेक्ट आपको वहाँ ले जाता है। तो काफ़ी बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी ज़्यादा जो एंड्रॉयड की सेटिंग्स इतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं
जबकि आईफोन की सेटिंग्स बिल्कुल ही फजूल तरीके से ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं है, और सारी ऐप्स की सेटिंग भी उसके अंदर शो हो रही होती हैं। तो सेटिंग्स का मेन्यू ही, एक तो मेरे पास तकरीबन इस वक्त 200 के करीब ऐप्स हैं, और मतलब आप स्क्रॉल करते जो आपकी सेटिंग्स ही नहीं ख़त्म होती। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा कि आप लोगों को डिसीजन लेने में भी हेल्प हो जाए और आपको पता लग जाए कि आईफोन क्या अच्छा करता है। उसके बारे में पिछली वीडियो थी। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पिछली वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा। तो और एंड्रॉयड क्या अच्छा करता है उसके बारे में ये वीडियो है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एफर्ट जो है वो पसंद आई होगी, और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो काइंडली गाइज, ऐसी वीडियोस अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है गाइज, ओके हो गया, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।